जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले, जो खान सर का द्वारा 72वें बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोगों का टेस्ट नंबर 24 का आज आपका पार्ट 2 होने वाला है। ध्यान रखिएगा, आपका क्या होने वाला है, आपका पार्ट 2 होने वाला है, यानी कि आपको 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आज का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और हाँ, पार्ट 1 आपका हो चुका है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को भी 1.10 पे देखिएगा, तो या फिर 0.15 पे एक्स पे आप लोग देखिएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, इधर उधर जो करने से कोई फायदा नहीं है, चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 76। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बिना कोई दौर किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। बताइए, बीमारी और उसके कारण के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? बीमारी और उसके कारण के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कितने जो है सो आपका सुमिलित हैं। कितने आपका सुमिलित? देखिए, एक में आपका मृगी क्या है, असमान न्यूरॉन सक्रिय, जिसके इसके कारण होता है, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। बी में आपका है, देखिए, पार्किंसन रोग क्या, डोपामाइन की कमी, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा। स्ट्रोक्स क्या है, स्ट्रोक क्या, ये आपका सही सुमिलित है। स्ट्रोक आपका क्या, ब्रेन हेमरेज या क्लॉट क्लॉट क्या आपको बिल्कुल सही उत्तर है, तो ये आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा। देखिए, हैंटिंगटन रोग क्या, अनुवंशिकी परिवर्तन, क्या ये आपका सही सुमिलित है? ध्यान रखिए, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। ध्यान रखिए, बीमारी हो गया, ये सारा आपका बीमारी हो गया, इसका कारण हो गया, ये वाला इसका कारण हो गया। ध्यान रखिएगा। तो ये चारों युग्म जो है आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चारों युग्म आपका सही सुमिलित है। वित्त व्याख्या के साथ में करेंगे भैया, प्रश्न को क्या व्याख्या है, तो मिलान करने वाला था। तो चलिए, अगला नंबर प्रश्न बताइए, 77 नंबर प्रश्न। मूनशॉट प्रोजेक्ट का उद्देश्य किसका विकसित करना है? बताइए, मूनशॉट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किसका विकसित करना है? तो ये आपको खोजी हुई न्यूरोलॉजिकल क्षमताओं को बहाल करने के लिए ब्रेन प्रोसेसर का खोज करना है। ध्यान में रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, इसका थोड़ा सा अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, यानी कि व्याख्या देखते हैं। देखिए, मूनशॉट प्रोजेक्ट एक उत्पन्न अनुसंधान पहल है जिनका उद्देश्य एआई संचालित ब्रेन को प्रोसेसर विकसित करना है, जो तंत्रिका संकेत को डिकोड करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उन्हें संशोधित करने और खोजे हुए तंत्रिका कार्यों को बहाल करने के लिए लक्षित योजना प्रदान करने के लिए मानव मस्तिष्क के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर सोल्यूशन फिर से सुनना भी है तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कर लीजिए। चलिए, 78 नंबर प्रश्न बताइएगा, इनमें से किसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डेटा का आधारित वर्डिंग ब्लॉक माना जाता है? बताइए, इनमें से किसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डेटा का आधारित वेल्डिंग ब्लॉक माना जाता है? तो वेल्डिंग ब्लॉक आपको माना जाता है, तो आपको टोकन को माना जाता है। ध्यान में रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM द्वारा संसाधित डेटा का मूलभूत इकाइयाँ टोकन कोड है, यानी कि ध्यान में रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। PSLV C62 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या PSLV C62 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है भैया कि कौन सा कथन आपका इसमें से सही है। ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए, कथन 1 में आपका है, DRDO के लिए एक EOS N1 अन्वेषा लॉन्च करने की योजना है। क्या कथन 1 आपका सही है? ध्यान रखिए, कथन 1 जो है सबका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, देखिए, इस मिशन में 20 1G सहयात्री सैटेलाइट भी शामिल हैं। क्या कथन 2 शामिल है? तो कथन 3 आपका बिल्कुल 2 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इस मिशन में 25 नहीं बल्कि 15 1G सहयात्री उपग्रह ले गए थे। कितना? 15। ध्यान में रखिएगा, ये आपको काट दीजिएगा, आपको 15 लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, 15 वाणिज्यिक उपग्रह ले गए थे। तीसरे चरण में गड़बड़ी के कारण सभी 16 उपग्रहों EOS N1 और 15 वाणिज्यिक पेलोड नष्ट हो गए थे। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा। चलिए, अगला नंबर 80 नंबर प्रश्न बताइएगा, AI अवधारणा और उनके विवरणों
के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो AI अवधारणा और उनके विवरण के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। चलिए बताइएगा। देखिए एक में आपका टोकनाइजेशन क्या है, टोकनाइजेशन प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट को छोटे हिस्सों में बांटना। ध्यान रखिए जो कि आपको बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान में रखिए बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। टोकनीकरण वह प्रक्रिया है जिसे टेक्स्ट को तोड़ने नामक छोटी इकाइयों में तोड़ा जाता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा का फाइन ट्यूनिंग क्या है, अतिरिक्त डेटा का उपयोग करके किसी विशिष्ट कार्य के लिए पहले प्रशिक्षित मॉडल को अनुकूलित करना जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 3 में आपका है हेलुसिनेशन, एक ऐसा मॉडल जो गलत या मानगढ़ंत जानकारी का तथ्य तौर पर पेश करता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही सुमिलित। 3 में आपका है इन्फेरेंस, पहली बार किसी बड़े डेटा सेट मॉडल को ट्रेन करने की प्रक्रिया, ध्यान में रखें ट्रेन करने की प्रक्रिया जो कि आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। ध्यान में रखें AI अवधारणा और उनके विवरणों के बारे में कथन 1, 2 और 3 को बिल्कुल सही सुमिलित है, यानी 3 का यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। कितने सुमिलित है, तो आपका केवल 3 युग्म आपका जो है सो बिल्कुल सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हमसे पढ़ने में होगा भी है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम देखिए CBSE से पढ़ाई किए हैं सब दिन, तो अब हिंदी में हमको पढ़ाना पड़ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं हम लोग। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के तहत विधान परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति प्रदान नहीं की गई है। बताइए भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के तहत विधान परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई थी, कौन सी शक्ति जो है सो प्रदान नहीं की गई थी। तो ये आपका वार्षिक बजट का मतदान करना, ये आपका जो है सो शक्ति प्रदान नहीं की गई थी, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम ने अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव सिद्धांत को लागू किया, जिससे यह प्रावधान किया गया कि परिषदों के कुछ गैर सरकारी सदस्यों को कुछ निकाय की सिफारिश पर मनोनीत किया जाएगा। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था और प्रणाली समिति का अप्रत्यक्ष थी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करता है, तो सीमित करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करता है, कौन सीमित करता है, ध्यान में रखिएगा। तो आपका संवैधानिक न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा जो है सो आपका ये सीमित को संप्रभुता को सीमित करता है, ध्यान में रखिए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे भैया, तो इसका भी सोल्यूशन सुनते हैं। देखिए संविधान संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिका सिद्धांत का संश्लेषण करता है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संसदीय कानून और असंवैधानिक घोषणा कर सके, जबकि संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से संविधान के अधिकांश भाग में संशोधित कर सकती है, याद रखिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की न्याय शक्ति संसद में निहित करता है। क्वेश्चन ध्यान पे सुनिएगा भैया। अब वीडियो को 1.15x पे देखिएगा या फिर 1.25x पे देखिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन 1 पे सीधा को जो रियल में चलता है वीडियो उतना पर आप लोग को नहीं देखना, थोड़ा सा स्पीड आप लोग को बढ़ा लेना है। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की अन्य शक्ति संसद में निहित करता है, संसद में आपका निहित करता है। तो आपका अनुच्छेद 35 करता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 35 यह प्रावधान है कि कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित होगी, न कि राज्य विधानमंडलों में, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है अनुच्छेद 44
अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है समान नागरिक संहिता एक बार अधिनियमित हो जाने के बाद मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तनीय होगी, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है भैया। ध्यान में रखे, देखिए गलत कैसे नहीं हो, गलत होगा ही। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए समान नागरिक संहिता एक निर्देशक सिद्धांत है और न्यायोचित नहीं है, इसीलिए इसे स्वयं न्यायालय के एक माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि इसे अधिनियम भी कर दिया जाए तो यह विधायी का एक समान कानून होगा, न कि एक मौलिक अधिकार। हालांकि न्यायालयों में कई अवसरों पर राज्य के इसके कार्यान्वयन की दिशा में मदद उठाने का आग्रह किया है। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसका सही उत्तर बता दिए हैं आप लोग, फिर से वीडियो पीछे करके सुन लीजिएगा भी अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। बताइए भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति वो कितनी पद के लिए आप धारण करते हैं? तो अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि हम अगला वीडियो डालेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचा है, आपका आज टोटल 20 दिन बचा हुआ है। ध्यान में रखिएगा। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से केवल वह मंत्री हटता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर 3 का हम लोग देखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई निर्धारण प्रक्रिया नहीं है। विश्वास प्रस्ताव के बारे में पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाता है, और यदि यह पारित हो जाता है तो केवल एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी पदाधिकरण है, जबकि राष्ट्रपति नामकरण का कार्यकारी प्राधिकरण है। ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान, क्वेश्चन क्या था जरा बताइए, तो आप लोग भूल गए ना। तो मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना था। कथन 1 और 2 आपका सही है। 87वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जाता है? तो मामला माना जाता है, देखिए कौन सा, हुसैनारा खातून मामला। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1979 का हुसैनारा खातून मामला, जो बिहार के एक जिले में बंद बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा से संबंधित था और को भारतीय में पहली सार्वजनिक हित याचिका माना जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप कई विचाराधीन कैदियों की रिहाई हुई है और अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई के अधिकार को मान्यता मिली है। ध्यान में रखिएगा। देखिए हुसैनारा खातून के बारे में हम लोग पूरा सोल्यूशन बता दिए हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 की ओर। बताइए राज्यपाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो कथन 1 में आपका राज्यपाल वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब विधानमंडल के सत्र में ना हो। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए कभी भी राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान रखिएगा। जो कि कथन 2 आपको बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो ये कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है।
89 नंबर प्रश्न बताइएगा, राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में शामिल होते हैं। तो राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में शामिल होते हैं, तो संसदीय समिति में आपका लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के आपका 10 सदस्य शामिल होते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, बताइए परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और बताना कि कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में आपका है, यह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्धारण करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में इसके आदेश को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, जो कि बिल्कुल आपका 2 कथन गलत है। देखिए 2 कथन 2 का आपका सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए परिसीमन आयोग के आदेश कानून के समान प्रभावी होते हैं और किसी भी सामान्य में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। किसके बारे में? परिसीमन आयोग के संबंध में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 91 की ओर। बताइएगा इनमें से कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं। फाइनेंशियल कंपनी आपका कौन कौन है? तो ये आपका देखिए, पहला तो आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां, ये आपका नॉन बैंकिंग हो गया, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां, ये आपका हो जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं। और उसके बाद आपका हाउस फाइनेंस कंपनियां, ये आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी 4 में आपका पेमेंट बैंक का ध्यान रखिएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा 3 भी आपका हो जाएगा, लेकिन 4 आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पेमेंट बैंक जो है आपका नॉन बैंक फाइनेंस कंपनियां नहीं है, ध्यान में रखिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। बताइए निम्नलिखित वित्तीय संसाधनों पर विचार करें। क्या? निम्नलिखित वित्तीय साधनों पर विचार करें। नीचे दिए गए वित्तीय साधनों को उनके जोड़े जोखिम के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। किसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है? तो देखिए पहला हो जाएगा आपका बॉन्ड, उसका बाद होगा डिवेंचर, उसका हो जाएगा साधारण शेयर, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 93। प्रश्न देगा, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से साधारण लागत पर राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन ध्यान में सुनिएगा, ये क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। बताइए बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के साधारण लागत पर राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। कौन सा किया जाना आवश्यक है? तो आपका प्रत्यक्ष कर को घटाना और सब्सिडी को जोड़ना, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे अभी और नीचे ही है यार। 94 नंबर प्रश्न बताइए, समान बेरोजगारी स्थिति की गणना किस अवधि के संदर्भ में की जाती है। तो ये समान बेरोजगारी स्थिति की गणना किस अवधि के संदर्भ में की जाती है? किस अवधि के की जाती है? तो 1 वर्ष के अंतर में आपका की जाती है, ध्यान में रखिएगा। देखिए भारत में राष्ट्रीय मानना सर्वेक्षण कार्यकाल और अब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 3 अलग अलग संदर्भ अवधियों का उपयोग करके रोजगार और बेरोजगारी को मापता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। बताइए श्रम शक्ति का एक हिस्सा या बिना काम के रह जाता है कि फिर ऐसा काम में लगा होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत आपका नहीं है? जिससे कामकाज और उत्पादकता वास्तव में शून्य होती है। यह स्थिति इनमें से किस प्रकार के बेरोजगारी को दर्शाता है? तो किस प्रकार के बेरोजगारी को दर्शाता है? तो पक्षण बेरोजगारी को आपका दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आर्थिक गतिविधियों में वास्तव वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन के कारक इनमें से कौन से हैं? तो आर्थिक गतिविधि में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन के कारक इनमें से कौन से हैं? तो इनमें से कौन से है? तो इनमें से कौन से हैं? देखिए तो इनमें से आपका भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमिता है, ध्यान रखिएगा।
कि इसमें से देखिए सभी हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलता है, आर्थिक गतिविधि में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन के कारक इनमें से कौन सा है, तो आपका सभी कारक हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या हो रहा है, उपयुक्त में से किस प्रकार के विनिमय दर माप का उल्लेख किया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए एक में आपका बोल रहा है, कथन एक में आपका है, आपकी मुद्रा अपने व्यापारिक साझेदार की मुद्राओं के बास्केट के मुकाबले नाम मात्र पर आधारित औसत विनिमय मूल्य हैं, जो कि कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल क्या बताइए, कथन एक आपका बिल्कुल। अब कथन दो सुनिए, यह देशों के बीच मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर के अंतर को ध्यान में रखे बिना मुद्रा की नाम मात्र विनिमय शक्ति को दर्शाता है। तो वो कौन दर्शाता है, तो नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर को आपका दर्शाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल किस विनिमय दर माप का आपका उल्लेख किया जा रहा है, तो आपका नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर का आपका उल्लेख किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन थोड़ा सा हमको उतना समझ में नहीं आया भैया, ध्यान रखिएगा। देखिए एफडीआई के प्रकार और उससे संबंधित विवरण के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलान करते हैं। देखिए एक में आपका क्षैतिज एफडीआई, ध्यान रखिएगा, बाजार उन्मूलन, एक सेकंड रुक जाइए भैया, ये लोग क्वेश्चन को आने दीजिए, इसका आंसर हम नहीं लिखे हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा। बताइए विश्व के सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा आपका सुंदरबन डेल्टा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ईजी क्वेश्चन देखते हैं ना भैया, तो मन करता था हम उड़ा दें इसको एकदम। 100 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्या मरुस्थल है और महानदी है, मिलान करना है, इसमें कितने सम्मिलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में है आटाकामा मरुस्थल, क्या आटाकामा मरुस्थल, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यह दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, यानी ये आपको बिल्कुल सही सम्मिलित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, क्या मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर है। देखिए क्या है, सोनेरन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको की सीमा पर फैला हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए तीनों युग्म आपका जो है बिल्कुल सही सम्मिलित है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। चलिए 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 101 नंबर बताइएगा, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों की कौन सी परत मुख्य रूप से लंबी और रेडियो सिग्नल संचार के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भैया, तो ये वो सबको आयन मंडल हो जाएगा। देखिए आयन मंडल जो है तापमान के कुछ हिस्सों में स्थित क्षेत्रों में एक श्रृंखला जहां उच्च ऊर्जा सौर विकिरण परमाणु और अणुओं के इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देता है, जिससे अवशेषण कणों यानी कि आयन प्लाज्मा बनाता है। ध्यान रखिएगा पृथ्वी की रेडियो तरंगें प्रसारित होती है और वे आयन मंडल के ऊपर की ओर यात्रा करती है। मुख्य इलेक्ट्रॉनों की सघन सांद्रता के कारण रेडियो तरंगें अपरिवर्तित होकर पृथ्वी की सतह की ओर वापस मुड़ जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 102 पे और कर्क रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया हुआ है, 20 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए एक में आपका महानदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में त्रिपुरा में उदयपुर कर्क रेखा के सबसे निकट शहर स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिए। तो इसका सही दोनों कथन कर्क रेखा के संबंध में दोनों कथन आपका सही है, तो याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 103 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तटीय असलकृत तब बनती है जब कोई डिपो लहरों द्वारा जमा किए गए अवसादों के कारण मुख्य भूमि से जुड़ जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तटीय स्थलाकृति तब बनती है जब कोई द्वीप लहरों द्वारा जमा किए गए अवसादों के कारण मुख्य भूमि से जुड़ जाती है। मुख्य भूमि से क्या होता है, जुड़ जाती है, तो ये आपका टोम्बोलो कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या देखिए टोम्बोलो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए हमको इसे आंसर ऐसा समझ में नहीं आया है, इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए
टोम्बोलो एक संकरी पट्टी होती है, जैसे कि समुद्र तट या रेत का टीला, जो किसी द्वीप के मुख्य भूमि या किसी अन्य द्वीप से जोड़ता है। इसका निर्माण तरंगे के आपतन के कारण होता है। यह तरंगे द्वीप की ओर बढ़ती है और द्वीप इनके सीधे मार्ग के अवरुद्ध कर देता है। रेत या बजरी जैसे तलछट द्वीपों के पिसे हुए के संरक्षित क्षेत्र में जमा हो जाते हैं, जहाँ तरंगे की ऊर्जा कम होती है। समय के साथ यह तलछट टीले के रूप में ले लेता है और यह तंत्र द्वीप को तट से जोड़ देता है। ध्यान रखिएगा भैया, पूरा सोल्यूशन तो मैं विख्यात से बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अब बताइए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या चल जाएगा ये कुछ सब्सक्राइब करने में। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लैगून झीलों का उदाहरण है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लैगून झीलों का उदाहरण है। सही उत्तर को आप लोग को बताना। लैगून झील का आपको कौन कौन सा उदाहरण है ये आप लोग को बताना है। देखिए, आपका चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया, सांबार हो गया, बूलर हो गया। ध्यान में रखिएगा। क्या ये आपका सही उत्तर है? जाने क्या आपका सही उत्तर है? तो नहीं, ये आपका सही उत्तर नहीं है। तो आपका इसमें कौन सा लैगून झील का उदाहरण कौन कौन सा? सिर्फ आपका चिल्का है और आपका पुलिकट है। ध्यान में रखिएगा, चिल्का और पुलिकट है। देखिए, चिल्का जो हो गया आपका उड़ीसा में स्थित है खारे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील राजस्थान में स्थित यह अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह लैगून नहीं है, यह लैगून नहीं है क्योंकि यह समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है। अब बूलर हो गया, बूलर जम्मू और कश्मीर में स्थित एक मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से विवर्तन की गतिविधि से हुआ है, न कि तलछटी लहरों के द्वारा निक्षेप से हुआ है। ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 आपका क्यों नहीं होगा, आप लोग को आंसर बता दिए हैं, सोल्यूशन बता दिए, आप लोग सुन लीजिएगा एक बार बढ़िया से। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आग्नेय अंतर्वेदन है और आकार है, कितने सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में लेकोलिथ ये संरचनाएं तब बनती है जब मैग्मा ऊपर के परतों की ओर धकेलता है, इसका गुंबर के आकार में टीला बन जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित तुमको नहीं लग रहा है। वे संरचना है तब बनती है जब मैग्मा बेसिन की संरचना परिणाम स्वरूप तस्करी के आकार का टीला बन जाता है। ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। अब फेकोलिथ हो जाएगा, ये लेंस के आकार में जब ये बलवन एकीकरण करता है तो शिकारों का शिलाकरण में गर्तों में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। हमको शायद देखिए अभी तो फिलहाल एक ही सही लग रहा है, बाकी हमको 2, 1 और 3 हमको नहीं मालूम है। ध्यान रखिए भैया, माफ़ कीजिएगा। 2 इसके बारे में और इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। 2 के बारे में मालूम था, हम बता दिए हैं। इसका आंसर हम लोग रहने देते हैं, स्टार मार देते हैं यहाँ पे। 106 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विकृत अपवाह प्रतिरूप सर्वोत्तम वर्णन करता है। क्या कहता है? सर्वोत्तम वर्णन करता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकृत अपवाह प्रतिरूप का सर्वोत्तम वर्णन करता है। सर्वोत्तम वर्णन आपका कौन करता है? तो ये आपका करता है, यह हाल ही में हिमच्छादित हुए क्षेत्रों में होता है, जहाँ कई झीलें, दलदल और असंगठित जलधाराएं होती है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद थोड़ा सा आप लोग को याद करना होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। मतलब अटलांटिक महासागर वर्तमान में मुख्य रूप से किसके कारण चौड़ा हो रहा है। मतलब अटलांटिक महासागर वर्तमान में मुख्य रूप से किसके कारण चौड़ा हो रहा है। तो सबको पता है ये किसके कारण चौड़ा हो रहा है। तो ये जो है सो आपका मध्य अटलांटिक कटक के समुद्र के प्रसार के कारण में आपका चौड़ा हो रहा है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अटलांटिक महासागर के प्रसार का प्राथमिक भूवैज्ञानिक कारण मध्य अटलांटिक रिज पर होने वाले समुद्री की तल का प्रसार है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, मध्य अटलांटिक कटक एक विशाल जगड़ा पर्वत श्रृंखला है जो अटलांटिक महासागर को पूरी तरह से लंबाई में फैली हुई है। ध्यान रखिएगा। देखिए, मध्य अटलांटिक कटक पर समुद्र तल के प्रसार के कारण आपका जो है सो अटलांटिक महासागर वर्तमान में मुख्य रूप से चौड़ा हो रहा है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 108 नंबर प्रश्न। मतलब सूची 1 में क्या है? वर्षन के रूप है, अब विशेषता है। ये लग रहा है मिलान करने वाला, बिल्कुल मिलान करने वाला, बिना आंसर देखे हुए हम लोग को मिलान करना है। बताइए, वर्षा का क्या हो जाएगा?
देखिए एक में आपका है वर्षा। वर्षा हो जाएगा पृथ्वी पर ताजे पानी की प्राथमिकता का स्रोत, ध्यान में रखिएगा। बताइए हिमपात। हिमपात आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, परतों में जमा होने वाले बर्फ के क्रिस्टल। बताइए ओलाब्रिटी। ओलाब्रिटी आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, एक में बर्फ के रूप में गिरने वाली जमी हुई पानी की बूंदें। तो ओस, ओस हो जाएगा सीधे पानी, सीधे पौधे पर बनने वाली पानी की बूंदें, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका कहाँ चल गया यार, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा आपका 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 109। निम्नलिखित में प्रायद्वीपीय नदियाँ पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय नदियों पर आपको विचार करने के लिए बोल रहा है, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से कितनी भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं? बताइए, इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कितनी भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी नहीं हैं? तो देखिए आपका सिर्फ एक ही नहीं है, वनधारा, शायद वनधारा आपका हो जाएगा। देखिए एक में जो है आपका ये वंशधारा, ये आपका पूर्व की ओर बहता है, ध्यान में, यहाँ बोल रहा कौन पूर्व की ओर नदियाँ नहीं बहती है, तो ये पूर्व की ओर बहता है, ध्यान में रखिएगा। तो इतना ही होगा। शरावती जो है सो ये आपका पूर्व की ओर नहीं बहता। देखिए शरावती नदी कर्नाटक के पश्चिम घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल एक आपका सही है, बाकी ये सब आपका जो है सो क्या बोल रहा है, भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ आपका 1, 3 और 4 आपका नहीं है, ध्यान में रखिएगा। पूर्व की ओर सिर्फ एक ही नदियाँ बहती है जो कि आपका शरावती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। बताइए इनमें से कौन सा बिहार दिवस 2026 का आधिकारिक थीम था? बताइए इनमें से कौन सा बिहार दिवस 2026 का आधिकारिक थीम था? आधिकारिक थीम आपका उत्तम बिहार, उज्जवल बिहार था, ध्यान में रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताइए। ज्योग्राफी स्टार्ट कीजिएगा तो आपको यही बताएगा। तो कितना है? तो आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। तो बिहार के कितने जिलों को बाढ़ प्रवण रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो बिहार के कितने जिलों को बाढ़ प्रवण के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आपका 28 जिलों को किया गया है। बताइए बिहार की सिंचाई, दूसरे बिहार राज्य सिंचाई आयोग के अनुसार बिहार में 14 प्रमुख नदियाँ, नदी बेसिन है, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, देखिएगा। देखिए द्वितीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग 1994 के अनुसार बिहार की नदियों को राज्य के जल संसाधन की एकीकृत योजना और प्रबंध को सुगम बनाने के लिए 14 नदी बेसिन में वर्गीकृत किया गया है। 14 नदी बेसिन कौन कौन सा है? तो घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, घाघरा हो गया, कमला हो गया, बालन हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, मुख गंगा हो गया और कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, क्यूल और हरोहर और बड़ुआ और चंदन। बिहार का जल संसाधन विभाग का सिंचाई योजना बाढ़ प्रबंध के संसाधनों के सतह विकास के लिए बेसिन का वर्गीकृत का उपयोग करता है, ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा 14 था हम सारा बता दिए, फिर से ऊपर आप लोग सुन लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, इकोरिया बियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इकोरिया बियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए। देखिए कथन 1 में आपका बोल रहा है इसे क्यूल नदी पर बनाया गया है। कैसे क्यूल नदी पर बनाया गया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। किसके बारे में? इकोरिया बियर के संबंध में, इसे क्यूल नदी पर आपका नहीं बनाया गया। देखिए इकोरिया बांध क्यूल नदी पर नहीं बना है। बिहार एटलस और बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ये रिकॉर्ड के अनुसार इकोरिया बांध बांका जिले के चंदन नदी पर बना है, ध्यान में रखिएगा। यह बांका जिले में स्थित है, 2 आपका बिल्कुल सही है, बांका जिले में स्थित है। इसे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इकोरिया बियर को आपका बांका में स्थित है। इकोरिया बियर आपका सिंचाई परियोजना और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया, ध्यान में रखिएगा। 2 और 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 की ओर। बताइएगा सीमा चेकवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए सीमा चेकवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए कथन 1 में आपका सीमा चेकवा मिथिला क्षेत्र के पारंपरिक त्यौहार है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है भैया, इसमें कोई काट नहीं सकता, बिल्कुल त्यौहार है। यह
पति पत्नी के रिश्ते पर, पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित हैं, ये बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, पति पत्नी के रिश्ते पर नहीं है, ये आपका भाई बहनों के पवित्र संबंधित रिश्ते हैं। ध्यान में रखिए, किसका पति पत्नी काट दीजिएगा, अब भाई बहन रिश्ते से संबंधित हैं। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बताइए, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया। अभी तो देखिए किशनगंज में एग्जाम देने गए थे, वो तो आपका उनके साथ में करते हैं। देखिए कौन से करते हैं, देखिए किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, ये तीनों जो है सो आपका पश्चिम बंगाल के साथ में आपका सीमा साझा करते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। बाकी देखिए अररिया और सुपौल आपका जो है सो पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा आपका नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सी चंदन नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इनमें से कौन सी चंदन नदी की सहायक नदियाँ हैं? सबको पता है कौन कौन सी है। तो देखिए आपका एक और हनी नदी हो जाएगा, ये आपका चंदन नदी की सहायक नदी है। आपका कुलदार नदी आपका चंदन नदी की सहायक नदी है। उसके बाद चतरी नदी आपका जो सो चंदन नदी की सहायक नदी। क्यूल आपका त्रिजुगी, ये आपका जो है चंदन नदी के सहायक नदियाँ आपका नहीं है। ध्यान रखिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 118 की ओर। बताइएगा, अभी कथन एक है, कारण आ रहा है, बिहार के मुख्य रूप से अप्रैल और मई के दौरान लू नामक गर्म हवाएं चलती है। कारण आर में है, इन हवाओं की गति आमतौर पर लगभग 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये लोग के आरामदायक नहीं होती है। क्या अभी कथन एक सही है और कारण आर आपका गलत है, या फिर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए, ये कथन एक भी देखिए जो आपका बिल्कुल सही है और आर भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो है सो आर जो है सो आपका एक ही सही ब्यांक है, आपका नहीं करता। ध्यान रखिए, लेकिन दोनों आपका ये दोनों सही है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ पर। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को आपका जाना जाता है। ध्यान में रखिए, बिहार विभूति के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह आपका जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 120 नंबर प्रश्न, योगेंद्र शुक्ल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योगेंद्र शुक्ल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए। तो कथन एक में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक में भूमिका निभाई थी, जो कि बिल्कुल आपका कथन सही है। दो में भी उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी नेता थे, बिल्कुल नहीं थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे, जो कि कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए, योगेंद्र शुक्ल के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा भैया। चलिए, 121 नंबर प्रश्न, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? बताइए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका विधि साहित्य के लिए आपका किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर, इसे वन लाइनर क्वेश्चन भी है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सीधा निकलते जाइए जल्दी में एकदम। गोदावरी दत्त के संबंध बिहार की निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला विधा से हैं? तो गोदावरी दत्त का संबंध बिहार की निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला विधा से हैं? पारंपरिक कला विधा से हैं, तो ये आपका मधुबनी चित्रकला से हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। देखिए, मधुबनी चित्रकला आपको सबको पता है भैया। देखिए, मधुबनी बिहार और नेपाल मिथिला क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक कला है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है? तो कथन 1 में आपका, ध्यान रखिए, कथन 1 में आपका यह योजना व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना संचालन के लिए 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 50 लाख नहीं करती है, पर 10 लाख रुपये करती है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को व्यावसायिक स्थापित करने और चलाने के लिए 50 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ध्यान में रखिएगा। 2 में आपका है, यह योजना उद्योग विभाग बिहार द्वारा लागू की जाती है, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका यह सहायता ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाती है, जिसे विशिष्ट रूप से योजना के तहत 1% ब्याज लागू होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। 1 और
3 और 4 सही। किसके बारे में? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संबंध में 2 और 3 कथन आपका सही है। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार बजट एक सेकंड रुकिए भैया, कहाँ कलम जल्दी। तो बिहार बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इसमें गलत है ये आप लोग बताइए। गलत कथन को आप लोग को बताना है। देखिए ए में आपका है बिहार यह बजट 7 निश्चय 3 विजन के तहत तैयार किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही है। फंस गए ना आप लोग, बिल्कुल सही है। 2 में आपका रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और बुनियादी ढांचा इसके फोकस क्षेत्र में शामिल नहीं थे, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ये बिल्कुल आपका शामिल थे। देखिए बोल रहा गलत है, कौन सा गलत है? तो 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर प्रश्न। देखिए वर्तमान मूल्यों पर 2026-27 में बिहार के GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि का अनुमान है? कितनी वृद्धि का आपका अनुमान है? तो आपका 15% वृद्धि का आपका अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। बताइएगा 2026-27 के लिए बिहार के कुल बजट परिव्यय कितना है? तो बिहार बजट 2026-27 के लिए कुल बजट परिव्यय कितना है? तो ये आपका 3,47,590 करोड़ रुपया। ध्यान रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। बिहार बजट 2026-27 के लिए बजट के अनुसार कुल बजट परिव्यय 3,47,590 करोड़ रुपया बजट अनुमान है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा लगभग कितना है? बताइए 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो बिहार का हिस्सा आपका कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 8.6% है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बताइए 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 क्या थी? 2001 से 11 क्या थी? 2001 से 11 आपका 25.42% थी। ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 क्या थी? तो 25.42% थी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 129 में प्रश्न। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है? कितना प्रतिशत आपका ग्रामीण इलाकों में रहता है? तो आपका 88.71% आपको बिहार में जो है ग्रामीण लोग में रहते हैं। ध्यान रखिए, गाँव में रहते हैं। अगला 130 नंबर प्रश्न देखिए। अभिकथन ए है, कारण आर है। बिहार के मैदानी इलाकों ज़्यादातर बहाकर लाई गई मिट्टियाँ यानी कि जलोढ़ की परतें ढके हुए हैं। क्या कथन? अभिकथन एक आपका सही है। तो अभिकथन एक जो है सबको बिल्कुल सही है। कारण आर में बिहार की मिट्टियाँ संरचना नदियों द्वारा लाई गई गाद, चिकनी मिट्टी और रेत से बार बार नहीं होती रही, जो कि कारण आर भी जो है आपका बिल्कुल सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। देखिए ए और आर दोनों तो आपका सही है, लेकिन आपका आर जो है सो एक ही आपका सही व्याख्या करता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 131 की ओर। बताइए इसरो के मिशन और संबंधित प्रक्षेपण यान के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिशन है और प्रक्षेपण यान है, इसको क्या करना है? विचार करना है। कितने आपको सम्मिलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए ए में आपका है CMS-03 LVM-3M5 क्या है? मतलब ये बिल्कुल आपका सही सम्मिलित है। देखिए निसार यानी कि मिशन हो गया, इसका प्रक्षेपण यान कौन सा है? निसार का आपका GSLV F-16 है, ये बिल्कुल आपका सही सम्मिलित है। ध्यान में रखिएगा। बताइए EOS-9 PSLV C61 ये भी आपको बिल्कुल सही सम्मिलित है। डी में है NBS-02 GSLV F-15 ये बिल्कुल आपका सही सम्मिलित। ध्यान में रखिएगा। ये आपका सारा मिशन हो गया, ये आपका हो जाएगा प्रक्षेपण यान हो गया। ध्यान में रखिएगा। तो सभी चारों जो सबको बिल्कुल सही सम्मिलित हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चारों युग्म आपका सही सम्मिलित हैं। अगला नंबर प्रश्न बताइए शिखर सम्मेलन या मेले में उनके संबंधित आधिकारिक थीम निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कितने सम्मिलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में आपका है
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 सभी के लिए कल्याण सभा के लिए खुशी, बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला क्या हुआ, भारतीय सैन्य इतिहास स्वर और यान #75 @75 क्या सुमेलित है, तो ये बिल्कुल आपका ये भी सुमेलित है। 3 में आपका 11वां रियासिन डायलॉग 2026 संस्करण अग्रह समायोजन उन्नति क्या सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है, ध्यान रखिए। तो 132 का सही उत्तर, तीनों युग में आपका जो है सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 133 नंबर प्रश्न। दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड देखिए दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया था, माफ कीजिएगा भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया पढ़ने में, नहीं पढ़ पाए, सीधा सीधे बोलिएगा नहीं पढ़ पाए, ये आपका सही रहेगा, बताइए इक्वाडोर हो जाएगा। दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इक्वाडोर में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये आप लोग बताइए। देखिए कथन 1 में वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। 2 में भारत दुनिया का प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका भारत वैश्विक GDP रैंकिंग में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद करिएगा, बहुत BBI क्वेश्चन है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए कर लीजिए सब्सक्राइब। तो 135 नंबर प्रश्न पे आता है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार की योजना दिया हुआ है, इनमें से कौन सी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, बताइए इसमें बिहार सरकार की योजनाएं आपका कौन कौन सी है। तो बिहार सरकार की योजना देखिए आपका मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, या भी ऊपर में पढ़े हैं, ये आपका जो है सो किसका है, बिहार सरकार की योजनाएँ हैं। 2 में जल जीवन हरियाली अभियान, ये भी आपका जो है सो बिहार सरकार की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ये भी आपका बिहार सरकार की योजनाएं हैं। बाल श्रम विधान योजना, ये आपका जो बिहार योजनाएं नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 136 नंबर प्रश्न मिलान करने वाला है ना, चलिए मिलान करते हैं। 136 नंबर प्रश्न है, देखिए 1 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, इनका जो है 197वां स्थान है, देखिए आपका 2 में हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026, इसमें आपका 13वां स्थान है। बताइए वैश्विक प्रशंसा रिपोर्ट 2026, ये पर कौन सा स्थान है, तो ये आपका कितना स्थान है इसका, तो आपका विश्व, अच्छा इसको छोड़िए पहले ये देखिए, विश्व फायर पावर सूचकांक आपका कितना, चौथा स्थान पर है, चौथा, तो बाकी बच गया तो आपका 11वां स्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है 136 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका मेरे विचार में तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 137 की ओर। तथा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करने वाला राज्य बन गया है, तो ये आपका गोवा राज्य बन गया है, ध्यान में रखिएगा। बताइए इनमें से कौन सा 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है, बताइए इनमें से कौन सा 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है, कौन सा ब्रांड बना है, तो आपका HDFC बैंक बना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 139 की ओर। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है, ध्यान रखिए। तो कथन 1 में आपका है, भारत की पहली चीता सफारी कुन्नू नेशनल पार्क में शुरू किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है भैया। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 में पहला चरण में पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए, कथन 2 को बिल्कुल गलत है। देखिए अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2026 का पहला चरण तमिलनाडु के थेंथाई परियार वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू हुआ है, ना कि पलामू बाघ अभ्यारण्य में, ध्यान रखिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि केवल एक आपका इसमें सही है। 140 नंबर प्रश्न देखिए मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। क्षेत्र है और नोबेल पुरस्कार विजेता है, बताइए चिकित्सा के क्षेत्र में आपका कौन सा नोबेल पुरस्कार आपका कौन जीते हैं, तो आपका सिमोन साकागुची जीते हैं, कहाँ है, तो देखिए आपका 4 में है। बताइए भौतिकी में आपका नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 कौन बने हैं, तो आपका जॉन एम मार्टिनिस बने हैं, जॉन एम मार्टिनिस कहाँ है, तो आपका ये देखिए आपका 3 में है। बताइए रसायन
के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 कौन बने हैं? तो रसायन विज्ञान के में आपका उमा सिंह, याद ही याद रखिए, ये आपका ए में हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार 2025 कौन जीते हैं? तो ये आपका मरिया किरुना मचाडो, ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन बिना ऑप्शन देखे हुए इसका मिलान कीजिए, तब ना मजा आएगा। चलिए यहाँ से मैथ है, कभी मैथ को आप लोग को खुद सॉल्व करना, हम ज़्यादा करेंगे तो आंसर बता देंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, ये सब बनाने में क्या दिक्कत है। देखिए कितना दिया हुआ है, 23 भागा 196 माइनस 7 गुने 4 प्लस 12, कितना 12। क्या बोल रहा है? देखिए अगर प्लस की जगह पर गुना कर दिया जाए और माइनस की जगह पर भागा कर दिया जाए और गुना की जगह पर माइनस कर दिया जाए और भागा की जगह पर प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ हो जाएगा 23 प्लस 196 भागा 7 माइनस 4 गुने 12, ध्यान रखिए इतना हो जाएगा। गुने 12 बदलने के बाद इतना बचेगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ से करिएगा, आपको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 23 प्लस कितना जगह 28 माइनस 48, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना जगह बच्चों 48, ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरी आप यहाँ से आप कीजिएगा तो 23 अरे 28 आपका हो जाएगा 51 और माइनस हो जाएगा 48 बराबर कितना बच जाएगा? तो 3 बचेगा, ध्यान रखिएगा। तो 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। 142 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसको देखिए अगर बनाइएगा तो कैसे बनेगा? देखिए कितना है, 263 अनुपात 72 है। तो इसको चलिए बनाना है, तो कैसे बनाइएगा? पहले बनाइएगा 2 प्लस 6 को डैश कर दीजिएगा, गुना 6 प्लस 3 को कर दीजिएगा। देखिए पहले 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर 8 गुने 9 बराबर 72 कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी प्रकार 258 को करेंगे तो इसी प्रकार 258 को में करेंगे तो देखिए 258 देखिए यहाँ 258 दिया हुआ, इसी प्रकार 258 का करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 5 और उसके बाद हो जाएगा 5 प्लस 8 हो गया, 2 प्लस 5 हो जाएगा, 5 प्लस 8 हो गया, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बराबर 7 गुने 13 करेंगे, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 63 91, ध्यान रखिए। 142 का आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ध्यान में रखिए। देखिए अभी माफ़ कीजिएगा भैया, सॉल्व किए तो हम लोग को पता चला कि ये वाला कथन आपका हम गलत आंसर दिवाए थे। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 143 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। सॉल्व किया था हमको पता चला, लेकिन आंसर यहाँ पे दिया हुआ था डी ए। तो 143 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 144 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 144 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 145 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 146 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 147 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 148 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? 148 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।